जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में। अब तक हम वसंत भाग 1 लेकर चल रहे हैं और हमने 3 पाठ जो हैं पूरे कर लिए हैं। पहली जो कविता थी हमारी वह चिड़िया जो, दूसरा पाठ हमारा बचपन और तीसरा नादान दोस्त जो कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की। आशा करता हूं कि जो पिछले वीडियोस हैं उन्हें देखा होगा आपने, आपको पसंद आया होगा। और आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपने अगले पाठ की ओर, जो कि वसंत भाग 1 से ही लिया गया है। दोस्तों, मैं वैसे सोच रहा था कि 9वीं 10वीं के पाठ को पहले ले लिया जाए, लेकिन समय तो उसी को बराबर ही लगना है, चाहे अगर आप 9वीं 10वीं करें या फिर 6ठी 7वीं करें। तो क्यों ना हम जिस क्रम में चल रहे हैं इसी क्रम में बढ़ते चले, और यथा इस स्थिति हम जो है फिर आगे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के पाठ को। आशा करता हूं कि आप सभी को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि प्रेजेंटेशन हो सकता है बेहतर ना हो, कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, और ये कविता बहुत छोटी है, लेकिन छोटे में ही बहुत सारी बातें कही गई है ना। और निश्चित रूप से इससे प्रश्न बन सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं। अब हमारी समझ कितनी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमने इसकी गहराई कहाँ तक देखी है ना। देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी कविता है, 2 मिनट में आप इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ को और इसके जो समानांतर और भी बातें हैं उनको अगर आप लेकर चलेंगे तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे, एक प्रकार से ये मानकर चलिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा इसके जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, है ना। ये मेरा मानना है 1911 से लेकर 1980 85 या 90 के आसपास कालखंड के हैं। ये एक बार आप टाइम जरूर चेक कर लीजिएगा। 90 के कालखंड के कवि हैं। और ये सिर्फ कवि ही नहीं थे, है ना। ये चित्र का जो चित्रकला होती है आपकी, है ना, जो नई चित्रकला की पद्धति थी उसके भी ये बहुत बड़े एक प्रकार से समर्थक रहे थे। और इनकी जो रचनाएं थी, है ना, वो विदेशी एक कवि हैं एजरा, है ना, उनसे ये उस शैली से, ये उनके शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इनकी रचनाएं जो है प्रयोगवाद पर है। प्रयोगवाद जो है हिंदी साहित्य का एक कालखंड है, आपको पता होना चाहिए। जो नवीन कविता और प्रयोगवाद जो आजादी के दौर की बात है, या उससे कुछ दिन और बाद तक, जब तक कि हमारा ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण है ये नहीं हो चुका है, तब तक के कालखंड को हम प्रयोगवाद के रूप में लेकर चलते हैं। तो जो कवि हैं इसी कालखंड से आते हैं। कवि ने अपनी कल्पना एक इस प्रकार से की है कि एक बच्ची है जो बैठी हुई है और चांद को देख रही है, ठीक है ना, और चांद को देखकर चांद से गप्पे लगा रही है। हालांकि उम्र भी यहाँ दी गई है कि बच्ची जो है 10-11 वर्ष की है, एक लड़की है। तो आइए देखते हैं बच्ची ने क्या बातचीत की है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। ठीक है ना। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप क्या हैं? गोल है ना। गोल हैं आप, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं। देखिए, जो चंद्रमा का आकार होता है वो गोल होता है ना। और पूर्णिमा के दिन तो पूरी तरह से वो गोल हो जाता है। और बच्चों को जो बचपन में किताबें दिखाई जाती है उसमें तो चंद्रमा गोल ही बताकर बनाकर दिखाया जाता है। और जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, है ना, गोल बनाया गया है। तो गोल है, लड़की जो है चंद्रमा से कह रही है आप गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, लेकिन आप नजर तिरछे आ रहे हैं जरा। ठीक है ना। आपने पहने हुए हैं कुल आकाश। ठीक है। जो आपने, जिस आकाश की बात हो रही है उस आकाश में जो आप नजर तो आ रहे हैं, लेकिन आपके आसपास क्या है? तारे नजर आ रहे हैं। और वो तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो
कि आपने इस आकाश को ही पहन लिया है और आकाश में जो तारे जड़े हुए हैं वो आकाश में ना जड़कर आपके वस्त्र पर वो जड़ दिए गए हैं। ठीक है ना। मतलब बालिका जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बच्चा जो है सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, और वो बच्ची कह रही है कि आपने जो है इस पूरे आकाश को ही पहन रखा है। आकाश कोई बाहरी चीज नहीं है, ये कपड़े हैं आपके, और इस पर जो तारे हैं वो आपके वस्त्र की सुंदरता को या आपके पोशाक की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ मुंह खोले हैं अपना, और चांद से ही कह रहे हैं कि आप जो है, जो ये सर्कल वाला हिस्सा है ना, जो मुंह होता है हमारा, है ना, मान लीजिए ये मुंह है तो इस तरह से इसको मैं सिर्फ निकाल लूं, बाकी सब चीज ढक दूं, तो वही स्थिति चांद की है यहाँ। ये आपने क्या किया है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। जो आपका मुख है वो कैसा है, गोरा चिट्टा है, गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल। ठीक है ना। गोरा चिट्टा का मतलब है यहाँ पर कि बोलने की एक शैली है, गोरा चिट्ठा चिट्टा, मतलब कि थोड़े से वाइटिस नजर आते हैं, है ना, बिल्कुल क्लीन नजर आते हैं, साफ सुथरे नजर आते हैं, ऐसा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों स्मित। आगे लड़की कहती है, जो बालिका है, कि आपने जो है अपनी पोशाक को क्या किया है, चारों स्मित, मतलब चारों दिशाओं में फैला दिया है। ठीक है ना। जो आपके ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं का जो क्षेत्र है उसमें आपने अपने वस्त्र को फैला दिए हैं। आपके पोशाक जो है वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। ठीक है ना। पता नहीं क्यों आप तिरछे नजर आते हैं। निश्चित रूप से बेटा आप देख सकते हैं कि जो चांद है उसका आकार गोल है, और हमारी कल्पना में भी चांद गोल ही होता है, लेकिन उसकी जो कला है, यानी कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं, आप देखोगे वो हर दिन थोड़ी अलग से दिखती है। पाठ के बाद में इस विषय में थोड़ा डिस्कस करूंगा तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। फिर कहते हैं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। पता नहीं फिर भी क्यों आप तिरछे नजर आते हैं। खूब है गोकी, है ना, यानी खूब है। गोकी का अर्थ यहाँ पर बोलने की एक शैली है। ठीक है ना, गोकी। तो आप देख रहे हैं इसमें सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है, गो की मतलब खूब है, यानी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ना, बच्ची है बात कर रही है चांद से, तो खूब है, यानी कि बहुत खूब है ना, एक प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली में। वाह जी वाह। फिर आगे कहती है, वाह जी वाह, आपकी जो ये एक प्रकार से स्थिति है मजेदार है ना। फिर आगे वो कहती है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब बालिका को ये पता है कि चांद जो है वो तिरछा नजर आ रहा है, लेकिन उसको वास्तविक कारण नहीं पता। हमें आपको वास्तविक कारण पता है, लेकिन उस बालिका के नजरिए से हम अगर देखें तो उसे वास्तविक कारण नहीं पता। तो बालिका कहती है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, कि हमें आपने पूरी तरह से बुद्धू ही समझ रखा है क्या। निरा मतलब पूरी तरह से, बुद्धू मतलब मूर्ख समझा है आपने। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। बालिका कहती है कि आपको कोई बीमारी है, मुझे पता है। ठीक है ना, क्योंकि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। मतलब चांद को एक बीमारी है कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अर्थात जब आपका घटना शुरू होता है तो आप घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। अब मैं आता हूं उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर जो मैंने वहां बोला था, इसको बाद में लेते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि भारतीय काल गणना जो है वो चंद्र पर आधारित है ना। और चंद्रमा जो है वो 15 दिनों के लिए शुक्ल पक्ष में, 14 दिन वैसे हम मानते हो, 15वां दिन जो है उनका संक्रमण का दिन होता है ना। और 14 दिन जो है कृष्ण पक्ष में, और 15वें दिन जाकर पूरी तरह से अमावस्या। तो जो ये फोर्ट नाइट, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पक्ष, जिसको हम बोलते हैं ना पाक्षिक, तो ये जो गतिविधियां होती है पहले दिन से लेकर आप अगर देखेंगे, तो जो हमारी काल गणना होती है गांव में, या फिर जो जानकार हैं, है ना, आजकल तो अंग्रेजी कैलेंडर है, सबको अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में ही जानकारी है, लेकिन जिनको थोड़ी सी भी जानकारी है अपने भारतीय
कैलेंडर जो शक संवत है ना, नव संवर है, इनके विषय में अगर आपको जानकारी हो, तो जो विक्रमादित्य ने हमारे कैलेंडर को बनाया है, बनाया क्या मैं कहूंगा, जब शक से उनकी लड़ाई हुई थी तो शकों को उन्होंने खदेड़ दिया था और उनके कैलेंडर को जो है फिर से हमारा ही कैलेंडर वो फॉलो कर रहे थे और फिर से उनको अपने ही कैलेंडर को हमने फिर से चालू कर दिया। नाम उन्होंने बदल दिया था शक संवत, लेकिन वो शक नहीं, वो हमने विक्रमादित्य जो है अपने उन्होंने फिर से उस कैलेंडर को हासिल किया और उसको फिर से लागू करवाया था। तो आप घटते हैं घटते ही चले जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि आपने पूर्णिमा के अगले दिन थोड़ा सा आकार कम किया, अर्थात आपकी जो आकृति है उसमें कमी आ जाती है, और फिर पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक जो 15 दिन का समय है, उस दिन तक आप थोड़े 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 घटते चले जाते हैं, अर्थात आप तिरछे नजर आने लगते हैं। ठीक है। और अमावस्या के बाद जो पहला दिन होता है, उस दिन से लेकर पूर्णिमा, जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है, उस दिन तक आप धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। पूर्णिमा, अमावस्या, इसी दो ध्रुवों के बीच, इसी दो परिस्थितियों के बीच जो है, धुरी के बीच चंद्रमा जो है वो बदलता रहता है। और हमारे जो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं, जो महीना है, महीनाओं के नाम है, ठीक है ना, वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, वो इसी टाइम को फॉलो भी करते हैं, इसी पर आधारित भी है। तो अमावस्या पूरी तरह से अंधेरा, और पूर्णिमा पूरी तरह से उजाला। चांद की बात मैं कर रहा हूं। अमावस्या के दिन देखेंगे पूरी तरह से चांद गायब हो जाता है और अंधेरा नजर आता है, जबकि पूर्णिमा वाले दिन चांद पूरा नजर आता है और रोशनी होती है ना। तो जो पूर्णिमा का समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जो अमावस्या का समय है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, अर्थात काले होते जा रहे हैं, है ना। तो यही वो बालिका कह रही है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। देखिए इसका गूढ़ अर्थ है, बालक के अनुसार एक अलग स्थिति है, लेकिन हम, आप जो जानकार हैं उनको पता होना चाहिए कि आखिर चंद्रमा घटते हैं तो घटते ही क्यों चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही क्यों चले जाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है ना। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। देखिए बिल्कुल अलग करके लिखा गया है, आप ये मत समझिएगा ये टाइपो एरर है ना, ये बोलने का भाव है। जब तक बिल्कुल बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, अर्थात जोर डालने चाह रही है बालिका, और कवि भी इसी माध्यम से बता रहे हैं कि बिल्कुल ही गोल का मतलब है एक तो पूरी तरह से गोल हो जाना, ठीक है ना, और एक गोल हो जाना, गायब हो जाना। कहते हैं ना वो तो खाया पिया गोल हो गया, तो यहां पे भी यही अर्थ है, एक सर्कल स्पेयर फॉर्म में गोल होना और एक है गायब हो जाना। तो पूर्णिमा के दिन आप पूरी तरह से स्पेयर नजर आते हो, है ना, या गोल नजर आते हो, सर्कल नुमा नजर आते हो, और वही अमावस्या के दिन जो है आप पूरी तरह से गायब हो जाते हो, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, और यह बीमारी जो है आपकी, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मैं जब से देख रही हूं हर बार यही हो रहा है, ठीक है ना। अर्थात चंद्रमा की जो ये कलाएं हैं वो अनंत काल से चली आ रही हैं, जब से धरती की उत्पत्ति हुई है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये जो आपकी मर्ज है, जो बीमारी है, वो ठीक होने वाली नहीं है। तो ये कविता छोटी थी, लेकिन इसको समझना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक था। लेखक है, कवि हैं इसके, शमशेर बहादुर सिंह, और इनके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी। आइए अब कविता से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है कि आपकी दिशा, आपने जो पोशाक पहन रखी है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है ना। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दोनों ही बातें सही हैं। आपके अनुसार कैसा आपको लगता है, उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा, जो मैंने तिथि की बात की है, अगर आप देखेंगे भारतीय महीने जो होते हैं, है ना, उसमें आप देखेंगे अगर चैत्र महीना का जो है प्रथमा है, द्वितीया है, पहला तो आपका अमावस्या मान लीजिए हम की पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद पहला दिन प्रथमा, द्वितीया, है ना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी जो व्रत करती है माताएं, एकादशी, द्वादशी,
ठीक है ना, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर से पूर्णिमा के बाद की अगर बात करूं तो मैं अमावस्या, और अमावस्या के बाद पूर्णिमा। तो ये जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती है। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। देखिए ये बहुत जरूरी बात है आपको समझना कि नई कविता में तुक या छंद के बदले, यहाँ तुकांत नहीं होती, राइमिंग नहीं की जाती कि आपकी जो पंक्ति होगी उसका हर अंतिम वर्ड जो शब्द होगा वो तुकबंदी वाले हो, है ना, राइमिंग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या फिर मिलते जुलते हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। इनमें तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग किया जाता है। बिंब से अभिप्राय एक प्रकार से इमेज का प्रयोग किया जाता है ना। अब जैसे चांद की ही बात करूं तो चंद्रमा यहाँ पर बिंब का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। फोकस में यहाँ कवि के क्या है, चंद्रमा है, ठीक है ना। और बिंब क्या होती है, वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। अर्थात जब आप पढ़ रहे होते हैं, जो हम अभी कविता पढ़ रहे थे, तो इसकी पंक्तियां जब हम पढ़ रहे थे तो हमें चांद नजर आ रहा था। चांद नजर आने का मतलब मानसिक रूप से हम चांद को देख पा रहे थे, ठीक है ना। और जब भी बात आए बिंब, पूछा जा सकता है कि आपकी एनसीईआरटी में बिंब पर आधारित रचना कौन सी है, ठीक है ना, बिंब के रचनाकार कौन से हैं, ठीक है ना, चार नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए शमशेर बहादुर सिंह है। और इनके साथ एक और बहुत अच्छे कवि है अपने अज्ञेय, है ना। तो इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सहज रचना नहीं है इनकी, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिखकर भेजें। और कोशिश करता हूं मैं कि आपकी कोई ऐसी बात ना हो जाए, या कोई ऐसा कथन ना रह जाए जिसमें हम कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो। तो हर चीज को मैं लेकर चलता हूं। और आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ। नमस्कार।